प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी सदाशिवलाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ध्यान रखेंगे, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय, प्रेमचंद। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हरी घास पर क्षण भर कृत निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो हरी घास पर क्षण भर ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की। इसके बाद है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, रूप नारायण पांडे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सुमित्रानंद पंत को प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभ। तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। सन 1922 ईस्वी, 1938 से 1943, 1919 से 1938, 1943 से अब तक। तो छायावाद की जो समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का अंगा कामायनी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, निराला की है, किसी की नहीं है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको हल करने की ट्रिक भी बताऊंगा। भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, भूमि दिख जाए, राष्ट्र से दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, तो आप समझ जाए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
भूमि का निर्माण किसने किया है? तो आपने अभी पढ़ा था, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना है। फिर है पार्थिव निर्मूल शब्दों का अर्थ। पार्थिव का मतलब होता है भौतिक या धरती से संबंधित, निर्मूल का अर्थ होता है जड़ से रहित या बिना आधार के। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे करना है आपको। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी धरती ही सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता का आधार पृथ्वी होती है। अगर राष्ट्रीयता भूमि से जुड़ी नहीं होती तो उसका कोई स्थायी आधार नहीं होता और वह टिकाऊ नहीं होती। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है? तो भाषा में विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है? नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिसमें हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अविकृत और ग्रहणीय शब्दों का अर्थ। अविकृत का मतलब होता है बिना किसी परिवर्तन या विकृत के, और ग्रहणीय का मतलब स्वीकार या स्वीकार करने योग्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है? भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए कर लेते हैं व्याख्या। लेखक कहते हैं कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों को साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बैठी थी अचल तथाप असंख्य तरंगा। केकेयी अचल यानी स्थिर बैठी थी, लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। जो केकेयी कभी सिंघनी की भांति हाहाकार मचा देती थी, आज वो गौमुखी गंगा के समान शांत बैठी है। कैकेयी कहती है कि हाँ, मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं समझ पाई। सब लोग सुने और तुमने भी अभी स्वयं यह मान लिया है, तो अब यह सच है। अगर ये बात सच है तो अब तुम, हे पुत्र, हे राम, तुम घर लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी माता अपराधीन हूँ तुम्हारी दुर्बलता क्या है? शपथ क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर हम अबला स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है कमेंट करके बताएंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम कमेंट करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये संवाद हो रहा है राम और कैकेयी के बीच में। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। फिर गंगा के दो पर्यायवाची लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, इसको भी देख लेते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। उदासी से परिपूर्ण एक दिन राधा अपने घर के आंगन में अकेली बैठी हुई थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू आ करके उसको आंखों को सजल बना रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक है, इसी समय प्रातः वाली पवन खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है। दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा दुखी हो जाती है। श्रीमती राधा धीरे स्वर में पवन से कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती है?
क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पवन दूतिका है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद हैं। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के कहा, हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? राधा। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर के राधा के घर में किसने प्रवेश किया? पवन ने, हवा ने। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद फिर अगला है 5 का नंबर। लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है कवि का साहित्यिक परिचय, 80 शब्द में है, 5 अंक का। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञेय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्द में है, अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए, 80 शब्द में है। तो इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 80 शब्द में, 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य है अलग अलग जिले के लिए, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंडखा है, ये भी 50 अंक का होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, कितने अंक का है? 7 अंक का। तो संस्कृतस्य व्याकरणम साहित्यस्य सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च ललित भाव बोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में ललित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददात। यानी अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादर्शिम किंचित अन्यत्, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको 7 पूरा अंक मिलेगा। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला है, इसको भी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार असित। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत। उनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनानाम दुखितान पीड़यमानसाम पश्यत तत्रैव सा शीघ्रेव उपस्थिता सर्वविधम सहाय चाकरोत। वह जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ वह शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस स्वभाव अवसित। प्राणियों की सेवा करना उसका स्वभाव था, उनका स्वभाव था। संदर्भ लिखना है ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का खा है, ये भी 7 अंक का है। श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो जल बिंदु निपातेन करमशाह पूर्णतः घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमशाह घड़ा भर जाता है, ठीक है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा दिया है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर कैसा होगा। जातक कथा के उल्लूक जातकम चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 अंक के 2 प्रश्न करना रहता है। संस्कृत गौरवम दृष्ट्वा दंडिनम किम उक्तम। तो दंडिना उक्तम संस्कृत नाम देवी वाक अनुवाख्याता महर्षि भी केन अमृतस्सु आशा नास्ति वित्तेन अमृतस्सु आशा नास्ति वर्षा काले नगेंद्र केदसी भवन्ति वर्षा काले नगेंद्र रम्या भवन्ति। इसके बाद 10 का क ख और घा है, रस अलंकार छंद से 2 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, 9 नंबर का है निबंध। तो इनको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का, इसमें संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। वधुत्सवा का संधि विच्छेद क्या होता है? वधु प्लस उत्सवा। क्या होता है? वधु प्लस उत्सवा। इसके बाद है स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम। इसके बाद है नायिका का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अका, ठीक है। नायिका का क्या होता है? ने प्लस अका, नय प्लस अका होता है, ठीक है, नय प्लस अका, यहाँ ध्यान रखना है। फिर है खा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधारा है और भरपेट में अव्ययीभाव है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न,
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी 8 अंक का है। इसके बाद तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। कटुता, कटु शब्द है, तल प्रत्यय है। प्रभुता में प्रभु क्या है, प्रभु शब्द है, तल प्रत्यय है। गता में गम धातु है और अक्त प्रत्यय है, ठीक है, अक्त प्रत्यय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुरुता, गुरुता में गुरु शब्द है, तल प्रत्यय है, ठीक है, गुरु शब्द है, तल प्रत्यय है। महत्व में महत शब्द है, महत शब्द है और तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय है। भगवान में भग शब्द है और मतु प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 नंबर का, 2 नंबर का। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्ति विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाश छात्रे समम स्नातु, समम दिख गया यहाँ पे, तो समम दिख गया है तो सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, तो नमः स्वाहा स्वधा की बात हो तो चतुर्थी विभक्ति होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।